नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अंचल शुक्ला। आज आपकी जिस शख्सियत से हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, जब भी उनका जिक्र होता है तो एक सौम्य सा चेहरा, एक शिष्टाचारी नौजवान और बहुत ही अनुशासित तरीके से जब भी मिलते हैं तो आपको नज़र आते हैं। और निश्चित रूप से आप जानते होंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय युवा विधायकों में से हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ में। बहुत स्वागत है जयवर्धन सिंह जी आपका विस्तार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जयवर्धन जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपने 9 साल की उम्र में घर त्याग दिया, बोर्डिंग में जाके आपने पढ़ाई की, इसके बाद आपने दिल्ली में आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और फिर आपने नौकरी भी की और इसके बाद राजनीति में आए। क्या ये पहले से तय नहीं था कि आपको राजनीति में जाना है? सर, मेरे माता और पिता हमेशा उनकी सोच रही कि बच्चों को जो करना है उनको स्वयं तय करना चाहिए है। और जब मेरे पिता मुख्यमंत्री भी थे तो हमेशा हमारी माँ हमसे कहती थी कि ये जो सीएम हाउस है, जो पूरा प्रशासनिक अमला है, ये आपका नहीं है। ये तो सिर्फ क्योंकि आपके पिता एक पद पर है तो आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं। आपका घर तो एक ही है और वो रावगढ़ में है। बाकी उन्होंने कहा ये सब चीज़ें जो हैं ये तो जब तक पद है तब तक है, नहीं तो इसमें कुछ भी आपका निजी नहीं है। तो हमारे मन में हमेशा ये बात रहती भी थी। सेकेंडली, हमारे माता और पिता पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। उनका हमेशा कहना था कि पहले डिग्री पाओ और डिग्री पाने के बाद कुछ साल रियल वर्ल्ड में नौकरी भी करिए, अनुभव लीजिए। घर से बाहर जाकर कोई भी बड़े शहर में जाके नौकरी कैसे होती है, क्या उसमें सिस्टम रहता है, वो सब प्रोसेस सीखिए, अनुशासन सीखिए। और जब मैं लगभग 4 साल मैंने बिताए थे बॉम्बे में, उस समय जहाँ मैं नौकरी करता था कंसल्टिंग कंपनी में, तो जब मुझे पहली बार लगा, उस समय ही 24/7 न्यूज़ चैनल्स चालू हुए थे अर्ली 2000s में। तो जब मैंने मेरे फैमिली में कहा कि मुझे भी थोड़ी रुचि हो रही है राजनीति में, तो उस समय पूरे परिवार की सोच थी कि नहीं, इसमें आपको आना चाहिए है। अच्छी बात है क्योंकि परंपरागत हमारे परिवार ने जनता की सेवा भी की है। लेकिन मेरे फादर बिल्कुल खिलाफ थे। बड़ा टास्क दिया था आपको कि राजनीति में आना है, तो कुछ टास्क दिया था, वो क्या है? उनकी चेतावनी थी कि 10 साल बाद राजनीति बहुत खराब होने वाली है। तो उनने कहा तू कहाँ इस पे फंस रहा है, इसमें ना कुछ स्थायी होता है, चुनाव हर 5 साल लड़ने पड़ते हैं, कभी हारोगे कभी जीतोगे, तो कुछ भी इस पे स्थायी नहीं है। और तुम्हें पसंद ना आए तो फिर तुम मेरे ऊपर जान लो कि भाई आपके कारण हमने आपकी बात सुनी और हम इसमें अब खुश नहीं हैं। लेकिन मैंने लगभग मन बना लिया था। मैंने कहा नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो मेरी खुद की रुचि है। तो उनने कहा देखो, कोई क्षेत्र से बाहर रहकर आप राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप पहले क्षेत्र में जाओ, ग्रामीण क्षेत्र में रहो, जनता के बीच रहो, जो एक गांव की डायनामिक्स होती है उसको समझो, और जब मुझे लगेगा कि तुम उस वातावरण में कंफर्टेबल हो, फिर मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम ठीक है, तुम अब इस फील्ड में आ जाओ। लगभग मैंने फिर पदयात्रा भी की थी, लगातार जनसंपर्क भी किया था, हर गांव से लोगों से मुलाकात की थी, निजी संबंध बनाए थे, और उसके बाद ही फिर मैं फुल टाइम इस फील्ड में आया। इसमें कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, ये काम 24 घंटे का है। आपको जीना है, खाना है, सब कुछ राजनीति है इसमें। फुल टाइम आपको इस जॉब में रहना पड़ता है, 24/7 आपको ट्यून इन रहना पड़ता है। और अगर आप इस फील्ड को 24/7 जियोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। तो पिताजी ने वो बात जो आपको कही थी कि 10 साल बाद राजनीति बदल जाएगी या उसका तरीका बदल जाएगा, लहजा बदल जाएगा, वो कितना बदला आपको? 10 साल तो हो भी गए आपको राजनीति में सक्रिय। वो काफ़ी इसमें एक्यूरेट भी थे। ये उनकी सलाह थी 2005-06 के आसपास की। और अगर आप 2005 या 6 को 20 साल बाद आज उसको देखिए, 2025 को देखिए, तो सबसे बड़ा बदलाव जो राजनीति में आया है वो आया है सोशल मीडिया का। जो एक मैसेजिंग जाती है, उसको आप प्रोपेगेंडा कहो, उसको आप एक प्रकार से
माहौल जो एक बन जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से क्या जनता सोच बदलती है, वो आज एक अलग सिस्टम बन गया है। ये सब नहीं था 20 साल पहले। 20 साल पहले राजनीति बहुत बड़ी शुद्ध टाइप की थी, मतलब एक प्रकार से जो लोग व्यक्ति को मिलकर समझते थे वही वो उसको मानते थे। लेकिन आज एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध हो गई है, सोशल मीडिया का जमाना है। वो आपकी वास्तविकता हो या ना हो, लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से आपने उसकी बहुत सख्त मैसेजिंग कर ली है, उसको आपने बहुत अच्छा सजा के आपने उसको मैसेजिंग डाल दी है, तो लोग उसको पसंद भी करते हैं। पहले तो लोग आधा 1 घंटा के इंटरव्यू देखते थे, आज सिर्फ रील्स देख रहे हैं। 30 सेकंड की रील हो तो ही वो चलेगी। पॉडकास्ट का ज़माना भी आ गया है। पहले के राजनेताओं में एक खास बात यह देखी जाती थी कि उनके मनभेद नहीं होते थे, मतभेद होते थे, लेकिन वो जब कहीं और मिलते थे तो बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अब की जो पीढ़ी है उसमें देखा जाता है कि कई बार आपसी रसाकसी हो जाती है, एकदम सामने एक दूसरे को कुछ भी कह देना। लेकिन आज के जितने भी नेता पुत्रों को मैं देखता हूं, उसमें आप ही एक ऐसे मुझे नेता नज़र आते हैं जो बहुत ही विनम्र हैं। और मैं जब भी किसी दल के नेता से बात करता हूं कि तो आपकी सरलता और आपकी सहजता और आपकी विनम्रता की बात वो ज़रूर कहता है। और लोग तो ये तक कहते हैं कि कांग्रेस का आने वाला भविष्य है जबरदस्त। ये तो आपका बड़प्पन है साहब कि आप हमारे लिए ये शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। बात यही है सर कि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, राजनीति एक वे ऑफ लाइफ है और इसमें आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये आप तय नहीं कर सकते। ये तो एक प्रकार से आपके कर्मों पर निर्भर है। तो मैंने भी जब से मैं विधायक के पद पर रहा हूँ 2013 से, मैं भी प्रतिदिन कुछ नया सीखता हूँ और प्रतिदिन मैं प्रयास करता हूँ खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और मैं शायद 12 साल बाद भी यही कहना चाहूँगा कि आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं और बेहतर कर सकता हूँ। व्यक्ति का चित्र नहीं, चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मेरे चाहे सदन के अंदर मेरे भाषण हो, मेरा वक्तव्य हो, या फिर क्षेत्र में भी जो मेरा काम हो, सदैव वो काम हो जिससे एक अच्छा मैसेज जाए, सकारात्मक पहल हो, कोई भी नकारात्मक बात ना करे। आजकल हो क्या गया है सर कि सोशल मीडिया के पेनिट्रेशन के कारण बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा लाइक्स के बहाने हम कुछ उल्टा कह देते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल कह जाते हैं। और अनेक बार ऐसा होता है कि कुछ आक्रामक या कंट्रोवर्शियल कहने से आपकी व्यूअरशिप या आपकी लाइक्स 100 गुना बढ़ जाती हैं। तो वो एक बड़ा ट्रैप है कि और बहुत लोग उसमें फैल जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें कि उसमें यार ये ऐसा कहेंगे तो काफ़ी वायरल हो जाएगा, ऐसा कह देते हैं। वायरल तो हो गया, लेकिन जनता उसको कैसे ले रही है, जज कर रही है, वो महत्वपूर्ण है। आप राजनीति में है, इतना बड़े घराना है, आपका बैकग्राउंड है, आपके अंदर राजा महाराजा वाला भाव नहीं आया कभी जनता से मिलते हुए? आपकी तो परवरिश भी वैसी ही रही है। असल में क्या है, ये जो राजा महाराजा की जो बातें हैं, ये सब सन 1947 के बाद ख़त्म हो गई। ज़रूर 1947 के पहले एक अलग वातावरण हमारे देश में था, अलग अलग रॉयल फैमिलीज थी, स्टेट्स थे। लेकिन सन 47 के बाद जो एक नया भारत निर्मित हुआ, वो पूर्ण रूप से वो भारत निर्मित हुआ जो संविधान के आधार पे भविष्य उसका तय होगा। लोकतांत्रिक देश के रूप में, लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारा भारत निर्मित हुआ। आज जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई भी व्यक्ति इस अहम में रहेगा कि वो कोई बड़े राज परिवार से है या कोई बहुत ही मतलब एक संपन्न परिवार से है, तो और वो ऐसा दिखावा करेगा तो लोग उसको कभी पसंद नहीं करेंगे। पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है। तो क्योंकि और आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी ताकत भी हमारे देश की है, हमारे देश में इतना बड़ा युवा वर्ग है जो इतना जागरूक हो चुका है, जो आज ये नहीं देख रहा कि आप कौन से परिवार से आते हो, या आपके पिता कौन थे, या आपके दादा कौन थे, आपकी पीढ़ियों में क्या था, वो कोई नहीं देख रहा है। आपसे आप क्या कर रहे हो।
इसीलिए मैं भी एक विधायक के रूप में या एक नेता के रूप में मैं सदैव ये प्रयास करता हूं कि भाई जयवर्धन सिंह क्या कर रहा है। इसीलिए मैं जब भी किसी से मिलता भी हूं, चाहे वो कोई भी परिवार से हो, कोई भी समाज से हो, किसी भी दल से हो, भाई आप खुद को आगे बढ़ाओ, अपनी लकीर आगे खींचो, खुद को और बेहतर बनाओ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो काम करो जिससे कि आपके क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस को दो युवाओं के रूप में प्रतिनिधित्व मिला है, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार। क्या लगता है आपको, क्योंकि कई बार राजनीति में जुगलबंदी जो होती है वो बहुत मायने रखती है। कभी कमलनाथ दिग्विजय सिंह की भी जुगलबंदी रही है, कभी दिग्विजय सिंह श्रीनिवास तिवारी की जुगलबंदी रही है। तो कैसे देखते हैं इस जुगलबंदी को आप, और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का भविष्य सही हाथों में है? हम तो बड़े हुए थे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जुगलबंदी को देखकर, और वाकई में दोनों नेताओं ने बहुत कुछ हासिल भी किया। कमलनाथ जी अनेकों साल केंद्र मंत्री भी रहे, उनने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ, स्वर्गीय संजय गांधी जी के साथ, इंदिरा जी के साथ भी काम किया था, और फिर मुझे स्वयं वो सौभाग्य मिला जब मैं उनके मंत्रिमंडल में भी सदस्य था। हमें उम्मीद थी कि 2023 में कमलनाथ जी को सफलता मिलेगी, सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बन पाई। और कहीं ना कहीं अब ये बात मतलब सामने आ रही है, और ये हमको लगता भी है कि जो उनका एरा था वो लगभग अब पूरा हो चुका है, और अब एक नई पीढ़ी सामने आ रही है कांग्रेस में। वैसे कहना कि सिंधिया जी का भी एक बड़ा नाम था कांग्रेस में कि उन्हीं को अब पूरा संभालना है, लेकिन उन्होंने तो फिर एक अलग ही रास्ता चुन लिया। आपके तो सीनियर रहे हैं सिंधिया जी, सरकार गिरने के बाद कभी बात हुई या उस समय पे? जी, हम तो उनका बहुत सम्मान करते थे, और जब वो कांग्रेस में थे तो उनसे मैं अनेकों बार मिलता भी था, उनसे टाइम लेता था। अभी होती है मुलाकात? अब तो कम होती है, कम बातचीत होती है, लेकिन स्नेह में कोई कमी उनकी तरफ से और सम्मान में आपकी तरफ से? ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, वो उनकी निजी राय है कि उनको क्या उनका भविष्य बताना है, उनने तो तय कर लिया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनके जाने के बाद एक बड़ा वैक्यूम कांग्रेस में आया है, और इसीलिए सीधा कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी के बाद सीधा एक जो नई पीढ़ी सामने आई है, उनको एक अच्छा मौका मिला है। जीतू पटवारी जी बहुत ही सक्रिय नेता हैं, जुझारू नेता हैं। उनकी कार्यशैली ऐसी है कि जनता के बीच रहकर सड़क पर संघर्ष करना, जनता की आवाज़ को बहुत बुलंद तरीके से सामने रखना, और 24/7 जनता के बीच रहकर, जनता की बातों को सामने रखकर उनकी बात के लिए अडिग रहना, ये एक कहना कि एक शैली है जीतू पटवारी जी की। उमंग सिंघार जी 4 बार के विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, लगातार 4 बार से जीत के आ रहे हैं। उनको आदरणीय खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक अवसर दिया है, जहां हम सब विधायकों जो विपक्ष के हैं, हमारे नेता चुना गया है उमंग सिंघार जी को, वो भी लगातार विधानसभा के अंदर कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और दोनों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जहां पूरे पार्टी को एक मंच पर रखकर हम आगे संघर्ष करें। लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं पिछले 22 में से 20 साल सत्ता में है। चुनौती बड़ी है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। देखिए, राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं अभी कल ही कुछ अध्ययन कर रहा था, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में भाजपा के 2 मुख्यमंत्री रहे। 2022 और 23 में शिवराज सिंह चौहान जी थे, 2024 और 25 में मोहन यादव जी हैं। हर साल वो घोषणा करते हैं हम 1 लाख सरकारी पद जनरेट करेंगे, हर साल जो घोषणा होती है, लेकिन कुछ उस पर क्रियान्वयन नहीं होता है। तो कांग्रेस की तरफ से कमी है कि बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस को सदन के अंदर के साथ साथ सदन के बाहर भी
लगातार प्रतिदिन जनता की बात को रखना होगा। आपकी पार्टी के ही नेता बोलते हैं कोई चेहरा ही नहीं है ऐसा जिसके सहारे हम सरकार लाते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये शायद कुछ लोग ऐसी बात कह रहे हों, लेकिन यही विशेषता कांग्रेस की है। भाजपा में बहुत कम लोग अपने विचार रख सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है, कांग्रेस में ही लोकतंत्र है, जहां जो चाहे वो नेता वो बोल सकता है। रख सकता है। अभी जब राहुल गांधी जी आए थे जून के पहले हफ्ते में, तो उनने ये बात कही थी कि कांग्रेस में आज भी ऐसे 10 लोग हैं जो भविष्य में सीएम बन सकते हैं, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उनमें से एक चेहरा जयवर्धन सिंह भी है। नहीं, मैं तो उस लायक नहीं हूँ, वो तो बहुत और भी नेता है। लेकिन मूल बात यह है सर कि आज भी कांग्रेस के पास हर वर्ग में, हर पीढ़ी में आज ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने खुद को साबित किया है चुनाव में भी, जिनने खुद को साबित किया है सदन के अंदर भी, और जिनकी लोकप्रियता भी है जमीन पर। बात अवसर का है, और कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप को सीखना होगा राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी के प्रति भी 2019 के परिणाम के बाद जो भाजपा के लोग आलोचना कर रहे थे, एक नकारात्मक प्रोपेगेंडा के माध्यम से जो राहुल जी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक संघर्ष किया, जब देश ने देखा कि एक नेता जनता के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, 3,500 किलोमीटर पैदल चल के प्रतिदिन हजारों लोगों से बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, हर दिन चलने के साथ साथ अलग अलग बैठकें कर रहा है, अलग अलग लोगों से मिल रहा है, उनकी दर्द समझ रहा है, उनकी बात रख रहा है, तो उसका परिणाम तो जनता ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नेता चाहिए है। और आप स्वयं देखिए राहुल जी के छवि में, उनके इमेज में जो एक परिवर्तन आया है वो अद्भुत है। मुझे लगता है उनने भी तय कर लिया है कि अब पार्टी को ऐसे ही चलाना है, युवाओं को मौका देना है, गैर राजनीतिक घराने से आने वाले युवाओं को भी मौका देना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के ढर्रे पे चाहे आपका संगठन सृजन अभियान हो, इन तमाम चीज़ों के बीच अभी मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी। आपके काका हैं, उनको पार्टी ने निष्कासित किया। आपको लगता है वो सही निर्णय था कांग्रेस पार्टी की तरफ से? मेरे काका भी मेरे पिता तुल्य हैं, और उनने भी अपना पूरा जीवन बहुत संघर्ष भी किया है। 5 बार सांसद भी रहे, 2 बार विधायक भी रहे। 2020 में जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, तो और भी ऐसे लोग थे जिनको शायद उस समय मंत्री का पद नहीं दिया गया था, जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी। तब बहुत अफवाहें थी कि लक्ष्मण सिंह जी भी शायद उस समय उनको भाजपा के लोग उनसे भी संपर्क में हैं, लेकिन काका ने उस समय पार्टी नहीं छोड़ी। अब उसके बाद जो कुछ बातें सामने आईं, और उसमें जो कुछ उनने बातें सामने रखी थी उस समय, उससे मतलब कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमांड में जो नाराज़गी है वो उसमें सामने आई, और जो भी पार्टी ने तय किया है वो कभी हमको सम्मान करना पड़ेगा। ठीक बात है, राजनीति में है अब आप भी, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे जस और अपजस दोनों उनके माथे हैं, लेकिन विपक्ष जब उनको निशाना बनाती है तो मिस्टर बंटाधार बोलती है। और यही कह के भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इलेक्शन आए, जब भी हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? नाराज़गी तो होती होगी, गुस्सा तो आता होगा, क्योंकि ऐसा अनुशासन वाली पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी। जी, नाराज़गी या गुस्सा तो तब आएगा जब हम में खुद आत्मविश्वास ना हो। भाजपा ऐसे शब्दों का उपयोग तभी करती है किसी के प्रति जब उससे वो डरती है। दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश के लिए ऐसे अनेकों काम किए हैं जो प्रदेश कभी भूल नहीं पाएगा। अगर आज हम बात करते हैं अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के विकास के बारे में, तो सबसे ज़्यादा अगर काम किया था उन वर्गों के लिए, तो काम किया था दिग्विजय सिंह जी ने। उनके कार्यकाल में हर गांव में शिक्षित युवा को नौकरी मिली थी। आज क्या हम वो देखते हैं? नहीं देखते हैं। उसके साथ साथ जो भी बात या जो भी बयान
दिया है दिग्विजय सिंह जी ने। आप याद करें 2014 के पहले जो अन्ना आंदोलन था, जिसमें अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी, किरण बेदी जी, बाबा रामदेव जी सब एक साथ मिलके जो षड्यंत्र रचा रहे थे यूपी सरकार के खिलाफ, एकमात्र दिग्विजय सिंह जी थे जिन्होंने कहा था कि ये तो पूरी आरएसएस की षड्यंत्र है। तब लोगों ने बहुत कुछ कहा उनके बारे में कि ये तो क्या कह रहे हैं, ये तो जनता का की मूवमेंट है, ये है वो है। लेकिन आज जब उस घटना के 10-12 साल बाद आज हर व्यक्ति ये बात समझ रहा है कि वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा था, इतना बड़ा षड्यंत्र था, और वो सब स्वार्थी लोग एक सीएम बन गए खुद की पार्टी बनाकर, एक भाजपा में चली गई, एक तो अरबपति बन गए बाबा रामदेव जी, अन्ना हजारे जी। तो अब जब भी कोई ऐसा केस होता है भ्रष्टाचार का तो लोग वो मीम डालते हैं कि अब कहाँ गायब होगा अन्ना हजारे जी, उनकी फोटो आती है सोते हुए कि अब तो सब चीज़ें भूल गए वो। तो ये सब चीज़ें जो आज सामने आ रही है, आज भी जो बात दिग्विजय सिंह जी ने कही थी उस समय, आज सब लोग उस बात को याद करते हैं। हम बात करें उस बंटाधार शब्द के बारे में, तो आज मध्य प्रदेश के युवाओं का अगर बंटाधार हुआ है तो वो हुआ व्यापम घोटाले के माध्यम से। वो किसने किया था? वो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। ऐसे अनेकों बातें हैं जो जिसके कारण भाजपा का जो शासन रहा है, जो उनकी गलत नीतियां हैं, उनके कारण जो बंटाधार हुआ है, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज वो भी लोग बात कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो आज अगर बेरोजगारी है तो इसलिए है क्योंकि भाजपा के पिछले 20 सालों में एक भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है। आज दिन तक जो भी बड़े औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं, वो सब कांग्रेस सरकारों ने खड़े किए हैं। आप एक भी जो बड़ा उद्योग है मध्य प्रदेश में, आप उसकी बात करें। भाजपा तो बड़े बड़े दावे कर रही है, मोहन यादव जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आरआईएस कर रहे हैं, जीआईएस कर रहे हैं। भाई मोहन यादव जी तो बताएं, उनको लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, उनका एक काम बता दो जो उनने किया हो। मैं तो 5 काम भी नहीं पूछ रहा हूं। माननीय मोहन यादव जी को भाजपा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश के इतिहास के, मध्य प्रदेश के इतिहास के जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में, शिवराज सिंह चौहान जी को हटाकर पर्ची खोल के मोहन यादव जी को सीएम बनाया है। लेकिन मोहन यादव जी ने पिछले 2 साल में एक भी कोई नई योजना मध्य प्रदेश को नहीं दी है। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। कम से कम कुछ एक तो नया काम करते दिखाने के लिए। अभी भी उनके पास समय है और हम उससे उम्मीद करते हैं कि भाई जब समय आएगा चुनाव का तो जनता भी उनसे पूछेगी। संसद तराने वाले हैं आप लोग, घेरने की तैयारी तो कर ही रहे होंगे क्योंकि आप काफी मुखर रहते हैं विधानसभा के भीतर। जी अनेकों मुद्दे हैं। हम सीधा क्राइम की बात करें, आज बड़े अफसोस की बात है कि जिस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, लेकिन प्रतिदिन अनेकों केस बलात्कार के सामने आ रहे हैं, अनेकों केस ऐसे सामने आ रहे हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी जो मामला अशोकनगर में हुआ, जहाँ एक लोधी समाज के युवा को मल खिलाया गया, और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने उस बात को उठाया तो उन पर ही केस दर्ज हो गया। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जो पाप कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, आप उसको संरक्षण दे रहे हो, और जो जनता की आवाज उठा रहा है आप उस पर केस कायम कर रहे हो। राहुल गांधी जी ने लगड़ा घोड़ा वाली बात कही थी, शादी का घोड़ा वाली बात कही थी, किसके लिए कही थी ये बात? देखिए, ये बात किसी व्यक्ति की विशेष की नहीं है, ये बात पार्टी की नीति के बारे में है कि कोई भी पार्टी को आगे बढ़ना है तो आपको नई पीढ़ी सामने लानी होगी। अब आप ये बात याद रखिए, जब राजीव गांधी जी सन 84 में सामने आए थे, उस समय उन्होंने बहुत सारे नए युवाओं को मौका दिया था पीसीसी अध्यक्ष के रूप में। मैं सन 84 की बात कर रहा हूँ और मैं कुछ नाम कहूँगा और आप मुझे बताइए फिर उन्होंने क्या हासिल किया। दिग्विजय सिंह जी, वाईएसआर रेड्डी जी, अशोक गहलोत जी, अहमद पटेल जी, विलासराव देशमुख जी, और सबको बनाया था पीसीसी अध्यक्ष। और वो सब उस समय उनके लेट 30s में थे। उस समय जिसकी उम्र 35 और 45 के बीच की थी,
उनको उस समय आज से 40 साल पहले राजीव गांधी जी ने मौका दिया था। तो आज वही इशारा राहुल गांधी जी का था। तो कांग्रेस उस दिशा में चल पड़ी है कि 28 में जब चुनाव होंगे, 29 में जब चुनाव होंगे तो अच्छे परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। उसी की नींव हम तैयार कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने 1 महीने पहले पूरा दिन मध्य प्रदेश में बिताया। उनने पूरा 2025 समर्पित किया है संगठन के लिए। जयवर्धन जी, रैपिड फायर राउंड होता है एक हमारे शो में, उस पर अपन चलते हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे पिताजी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? उनकी सरलता और साथ में जिस बात पर वो विश्वास करते हैं वो उसको मुखर तरीके से उस बात को रखते भी हैं। राहुल गांधी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? भारत जोड़ो यात्रा। उनके आचरण को लेके पूछ रहा हूँ मैं, उनके स्वभाव को लेके पूछ रहा हूँ। क्या पसंद है, कौन सी चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है कि राहुल गांधी जैसी चीज़ लेनी चाहिए? शोषित और पीड़ित वर्ग के लिए अपनी बात ताकत से रखना। खाने में क्या पसंद है? अनेकों हमारी जो श्रीमती भी है, हमारी बहनें भी हैं, वो कुछ वहाँ घर में विषय। बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? जो वो पसंद करेगा, वो स्वतंत्र है। जो उसकी इच्छा होगी उसके अनुरूप वो काम करे, यही मेरी भी इच्छा है। कौन सा एक्टर है जो सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर हम वर्तमान पीढ़ी में देखें तो शाहरुख खान हमारे सबसे प्रिय एक्टर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयवर्धन जी विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए। 9 जुलाई को आपका जन्मदिवस भी है, तो अग्रिम शुभकामनाएं जन्मदिवस की आपको। तो ये थे जयवर्धन सिंह, युवा नेता हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, मुखर हैं, स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं और अपने क्षेत्र के लिए और अपनी पार्टी के लिए कुछ अलग करने की चाह लेकर निकले। इन्हें तनिक भी इस बात का गुमान नहीं कि दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं और तनिक भी इन्हें इस बात का गुमान नहीं कि तीसरी बार के विधायक हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रदेश और देश में भारतीय कांग्रेस पार्टी आए और उसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करें और इनके जैसे युवाओं को देश और प्रदेश में मौका मिले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ होंगे रूबरू।